पांचवी आदत, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। परानुभूतिपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एम्पैथिक कम्युनिकेशन। दिल के अपने तर्क होते हैं जिनके बारे में तर्क कुछ नहीं जानता। पास्कल, मान लीजिए आपको अपनी आंखों में कोई परेशानी हो रही है और आप मदद के लिए आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। थोड़ी देर तक आपकी तकलीफ सुनने के बाद वह अपना चश्मा उतारकर आपके हाथ में थमा देता है। वह कहता है, इसे पहन लीजिए। मैं यह चश्मा 10 साल से लगा रहा हूँ और इससे मुझे सचमुच फायदा हुआ है। मेरे पास घर पर ऐसा ही एक और चश्मा है। आप इस चश्मे को ले जा सकते हैं। आप चश्मा पहन लेते हैं, परंतु इससे समस्या और गंभीर हो जाती है। आप चिल्लाकर कहते हैं, यह तो भयानक है, मुझे तो कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही है। वह पूछता है, आपके साथ क्या गड़बड़ है? इससे मुझे तो बहुत फायदा होता है। थोड़ी मेहनत से कोशिश करें। आप जोर देकर कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, परंतु हर चीज धुंधली नजर आ रही है। आपको क्या हो गया है? सकारात्मक तरीके से सोचें। ठीक है, सकारात्मक तरीके से कहा जाए तो मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। वह आपको झिड़क देता है, देखिए, आप एहसान फरामोश हैं। मैंने आपकी मदद करने के लिए कितना कुछ किया है। अगली बार जब आपको मदद की जरूरत होगी तो इस बात की कितनी संभावना है कि आप आंखों के उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इस बात की ज्यादा संभावना नहीं होगी। आपको किसी ऐसे डॉक्टर पर ज्यादा विश्वास नहीं होगा जो समाधान सुझाने से पहले समस्या को ठीक से न पहचाने। परंतु संप्रेषण में समाधान सुझाने से पहले हम समस्या को कितनी बार पहचानते हैं? इधर आओ बेटे, मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि यह मुश्किल है, परंतु मैं समझने की कोशिश करूंगी। क्या पता मम्मी, आप सोचेंगी कि यह मूर्खतापूर्ण है। जाहिर है मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। तुम मुझे बता सकते हो। बेटे, कोई भी तुम्हारी उतनी परवाह नहीं करता जितनी मैं करती हूँ। मेरी रुचि सिर्फ तुम्हारी भलाई में है। कौन सी चीज तुम्हें इतनी दुखी कर रही है मुझे नहीं मालूम। बताओ भी बेटे, बात क्या है? सच कहूँ तो अब मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। क्या आप अविश्वास से प्रतिक्रिया करती हैं? अब तुम्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हमने तुम्हारी शिक्षा के लिए कितने सारे त्याग किए हैं। शिक्षा तुम्हारे भविष्य की नींव है। अगर तुम अपनी बड़ी बहन की तरह मेहनत करो तो तुम्हारे ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे और तब तुम स्कूल को पसंद भी करोगे। हमने तुम्हें बार बार समझाया है कि तुम अपने दिमाग को स्थिर कर लो। तुम में योग्यता तो है, परंतु तुम उसका इस्तेमाल करने की मेहनत नहीं करते हो। थोड़ी ज्यादा कोशिश करो। इसके बारे में सकारात्मक नजरिया विकसित करो। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। अब आगे कहो। मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस करते हो। हम में यह प्रवृत्ति होती है कि हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और अच्छी सलाह देकर चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम अक्सर असली समस्या को पहचानने का वक्त नहीं निकाल पाते। हम इतना समय नहीं लगाते कि पहले वास्तव में गहराई से समस्या को समझ लें। अगर मुझे एक वाक्य में सारांश में वह सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र सिद्धांत लिखना हो जो मैंने पारस्परिक संबंधों के क्षेत्र में सीखा है, तो वह सिद्धांत यह होगा है, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। यह सिद्धांत प्रभावकारी पारस्परिक संप्रेषण, इंटरपर्सोनल कम्युनिकेशन की कुंजी है। चरित्र और संप्रेषण। इस समय आप मेरी लिखी पुस्तक पढ़ रहे हैं। पढ़ना और लिखना दोनों ही संप्रेषण के रूप हैं। इसी तरह बोलना और सुनना भी संप्रेषण के रूप हैं। दरअसल ये संप्रेषण के 4 मूलभूत प्रकार हैं। जरा सोचकर देखिए कि आप इन चारों को करने में दिन में कितने घंटे लगाते हैं। अच्छी तरह संप्रेषण करने की योग्यता आपकी प्रभावकारिता के लिए बेहद जरूरी है। संप्रेषण जीवन की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। हम जागृत अवस्था में अपना अधिकांश समय संप्रेषण में बिताते हैं, परंतु जरा इस पर विचार करें। आपने बरसों सीखा है कि कैसे पढ़ा और लिखा जाता है, बरसों सीखा है कि कैसे बोला जाता है, परंतु सुनना सीखने के लिए आपको कौन सा प्रशिक्षण या शिक्षा मिली है जो आपको इतनी अच्छी तरह सुनने की योग्यता देती है ताकि आप सचमुच गहराई से दूसरे व्यक्ति को उसके संदर्भ के मानदंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझ सकें। तुलनात्मक रूप से बहुत कम लोगों के पास सुनने का किसी तरह का प्रशिक्षण होता है।
जिनके पास यह होता भी है, उनके प्रशिक्षण का अधिकांश हिस्सा तकनीकों से भरे व्यक्तित्वाधारित नीतिशास्त्र पर केंद्रित रहा है। यह चरित्र तथा संबंध की नींव पर आधारित नहीं होता, जो सामने वाले को सचमुच समझने के लिए अनिवार्य है। अगर आप मेरे साथ अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, अपने बॉस, अपने सहकर्मी, अपने मित्र के साथ प्रभावकारी तरीके से चर्चा करना चाहते हैं या मुझे प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मुझे समझना होगा। और आप ऐसा सिर्फ तकनीकों से नहीं कर सकते। अगर मुझे यह लगेगा कि आप किसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे इसमें छलकपट और चालबाजी का एहसास होगा। मैं सोचने लगूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे आपके उद्देश्य क्या हैं। और मैं इतना सुरक्षित महसूस नहीं करूंगा कि आपके सामने खुलकर अपनी बात कहूं। मेरे साथ आपके प्रभाव की वास्तविक कुंजी आपका उदाहरण या आपका असली व्यवहार है। आपका उदाहरण स्वाभाविक रूप से आपके चरित्र से उत्पन्न होता है, यानी इस बात से कि आप सचमुच किस तरह के व्यक्ति हैं। आपका उदाहरण इस बात से उत्पन्न नहीं होता कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या आप मुझसे अपने बारे में कैसी राय रखवाना चाहते हैं। यह तो आपके बारे में मेरे वास्तविक अनुभव से प्रकट होता है। आपका चरित्र हमेशा सबके सामने होता है और खुद को संप्रेषित करता है। इससे लंबे समय में मैं आप पर और मेरे साथ आपके प्रयासों पर सहज रूप से विश्वास या अविश्वास करने लगता हूँ। अगर आपका जीवन कभी ठंडा, कभी गर्म होता है, अगर आप कभी व्यंग्यात्मक, कभी दयालु होते हैं, और सबसे बढ़कर अगर आपका व्यक्तिगत आचरण आपके सार्वजनिक आचरण से मेल नहीं खाता, तो मेरे लिए आपके साथ खुल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भले ही मैं आपके प्रेम और प्रभाव को कितना ही पाना चाहूँ या मुझे उसकी कितनी ही जरूरत हो, मैं इतना सुरक्षित महसूस नहीं करूंगा कि आपके सामने अपने विचार, अनुभव तथा अपनी कोमल भावनाएं व्यक्त करूं। कौन जाने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, परंतु जब तक मैं आपके सामने खुलूंगा नहीं, जब तक आप मुझे और मेरी अनूठी स्थिति तथा भावनाओं को समझेंगे नहीं, तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि मुझे किस तरह सलाह दी जाए। हो सकता है आप जो कहें वह अच्छा हो, परंतु उसका मुझसे कोई सीधा संबंध नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि आप मेरी परवाह करते हैं और मुझे महत्व देते हैं। मैं इस बात पर प्रबलता से विश्वास करना चाहता हूं, परंतु जब तक आप मुझे समझते नहीं हैं, तब तक आप मुझे महत्व कैसे दे सकते हैं? मेरे पास सिर्फ आपके शब्द होते हैं और मैं शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं इतना क्रोधित और सुरक्षात्मक हूँ, शायद अपराध बोध से इतना ग्रस्त और भयभीत कि मुझे प्रभावित नहीं किया जा सकता। भले ही अंदर से मैं यह बात जानता हूँ कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। जब तक आप मेरे अनूठेपन से प्रभावित नहीं होंगे, तब तक मैं आपकी सलाह से प्रभावित नहीं होऊंगा। इसलिए अगर आप पारस्परिक संप्रेषण की आदत में सचमुच प्रभावकारी बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा सिर्फ तकनीक के माध्यम से नहीं कर सकते। आपको परानुभूतिपूर्वक सुनने की योग्यता का निर्माण चरित्र की नींव पर करना होगा, जो खुलेपन और विश्वास को प्रेरित करती है। इसके अलावा आपको भावनात्मक बैंक अकाउंट को भी समृद्ध बनाना पड़ेगा, जिससे दिलों के बीच संप्रेषण संभव होता है। परानुभूतिपूर्वक सुनना, पहले समझने की कोशिश करें, में पैराडाइम का एक बहुत गहरा परिवर्तन शामिल है। हम आमतौर पर यह चाहते हैं कि हमें पहले समझा जाए। ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, बल्कि वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे हर चीज को अपने खुद के पैराडाइम्स से फिल्टर करते हैं और दूसरों के जीवन में अपनी आत्मकथा पढ़ते हैं। ओह, मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। वे दूसरे लोगों के व्यवहार पर लगातार अपनी घरेलू फिल्में चलाते रहते हैं। वे जिनके साथ चर्चा करते हैं, उन्हें अपना चश्मा लगाने की सलाह देते रहते हैं। अगर उन्हें किसी व्यक्ति, पुत्र पुत्री, जीवन साथी या कर्मचारी के साथ कोई समस्या होती है, तो उनका नजरिया यह होता है, वह बिल्कुल भी नहीं समझता है। एक बार एक पिता ने मुझसे कहा, मैं अपने बेटे को नहीं समझ सकता, वह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। मैंने जवाब दिया, मैं आपकी कही बात फिर से दोहराना चाहता हूँ। आप अपने बेटे को नहीं समझ सकते, क्योंकि वह आपकी बात नहीं सुनता। उसने कहा, यह सही है, मुझे फिर से कोशिश करने दें। मैंने कहा, आप अपने बेटे को नहीं समझ सकते, क्योंकि वह आपकी बात नहीं सुनता। उसने अधीरता से जवाब दिया,
हाँ, मैंने यही कहा था। मैंने सुझाव दिया, मुझे लगता था कि दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए आपको उसकी बात सुनने की जरूरत होती है। ओह, उसने कहा। काफी देर तक खामोशी छाई रही। जब उसके दिमाग की बत्ती जली तो उसने दोबारा कहा, ओह हाँ, परंतु मैं उसे समझता हूँ। मैं जानता हूँ वह किस स्थिति से गुजर रहा है। मैं खुद भी उसी स्थिति से गुजर चुका हूँ। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह मेरी बात क्यों नहीं सुनता। इस आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटे के दिमाग में सचमुच क्या चल रहा था। उसने अपने दिमाग में झांक कर देखा और सोचा कि उसे वहाँ पूरी दुनिया दिख रही है, जिसमें उसका बेटा भी शामिल था। यह हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। हम अपनी खुद की आत्मकथा से भरे होते हैं, हम अपने खुद के सही होने से भरे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें समझा जाए। हमारी चर्चाएं एकल संवाद, मोनोलॉग बनकर रह जाती हैं और हम वास्तव में कभी नहीं समझ पाते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो हम आम तौर पर 4 स्तरों में से किसी एक स्तर पर सुनते हैं। हो सकता है हम सामने वाले को नजरअंदाज कर दें, यानी सचमुच उसकी बात बिल्कुल ही न सुने। हम झूठ मूठ का दिखावा कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, हम चुनिंदा बातें सुनने का प्रयोग कर सकते हैं, यानी चर्चा के सिर्फ कुछ हिस्सों को ही सुने। हम अक्सर ऐसा तब करते हैं जब हम 4 साल से कम उम्र के बच्चे की लगातार बकबक सुनते हैं। या हम ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें हम कहे जाने वाले शब्दों की तरफ ध्यान दें और उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। परंतु हम में से बहुत कम लोग 5वें स्तर पर सुनते हैं, जो सुनने का सर्वोच्च रूप है, परानुभूतिपूर्वक सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग। जब मैं परानुभूतिपूर्वक सुनने की बात कहता हूँ, तो मैं सुनने की सक्रिय या प्रतिबिंबन तकनीकों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जिनमें मूलतः सामने वाले द्वारा कही गई बातों की नकल की जाती है। इस तरह की सुनने की तकनीकें योग्यता पर आधारित हैं तथा चरित्र और संबंधों से विभक्त हैं। ये अक्सर उन लोगों को अपमानित करती हैं जिनकी बातों को इस प्रकार सुना जाता है। यह मूलतः आत्मकथात्मक भी है। अगर आप इन तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है आप वास्तविक चर्चा में अपनी आत्मकथा प्रोजेक्ट न करें, परंतु सुनते समय आपका उद्देश्य आत्मकथात्मक होता है। आप प्रतिबिंबन कौशल, रिफ्लेक्टिव स्किल्स का प्रयोग करते हुए सुनते हैं, परंतु आप जवाब देने, नियंत्रित करने और अपना मतलब निकालने के इरादे से सुनते हैं। जब मैं परानुभूतिपूर्वक सुनने की बात कहता हूँ, तो मेरा मतलब है समझने के इरादे से सुनना। मेरा मतलब है पहले समझने की कोशिश करना, सचमुच समझने की कोशिश करना। यह एक बिल्कुल ही अलग पैराडाइम है। परानुभूतिपूर्वक सुनने का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति के संदर्भ मानदंड के भीतर पहुंचना है। आप उसकी अनुभूति के माध्यम से देखते हैं, आप दुनिया को उसी तरह देखते हैं जिस तरह वह देखता है। आप उसके पैराडाइम को समझते हैं, आप यह भी समझते हैं कि वह कैसा महसूस करता है। परानुभूति सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति सहमति का एक रूप है, एक तरह का मूल्यांकन है, और कई बार यह अधिक सही मनोभाव तथा प्रतिक्रिया भी होती है। परंतु अक्सर लोग सहानुभूति की खुराक के आदी हो जाते हैं। यह उन्हें निर्भर बना देती है। परानुभूतिपूर्वक सुनने का सार यह नहीं है कि आप किसी के साथ सहमत हों। इसका सार यह है कि आप पूरी तरह से और गहराई से उस व्यक्ति को समझ लें, भावनात्मक रूप से भी तथा बौद्धिक रूप से भी। परानुभूतिपूर्वक सुनना कहे गए शब्दों के दर्ज होने, उन्हें प्रतिबिंबित करने या समझने से बहुत आगे तक जाता है। संप्रेषण विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारे बोले जाने वाले शब्दों के माध्यम से दरअसल सिर्फ 10% संप्रेषण होता है। 30% संप्रेषण हमारी ध्वनियों के माध्यम से होता है और 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। परानुभूतिपूर्वक सुनते समय आप अपने कानों से सुनते हैं, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आंखों और दिल से भी सुनते हैं। आप सामने वाले की भावना और सच्चे अर्थ को समझने के लिए सुनते हैं। आप व्यवहार को समझने के लिए सुनते हैं। आप अपने मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों का प्रयोग करते हैं। आप एहसास करते हैं, सहज अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं। परानुभूतिपूर्वक सुनना इसलिए बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह आपको काम करने के लिए त्रुटिहीन जानकारी देता है।
खुद की आत्मकथा थोपने के बजाय या सामने वाले के विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों तथा व्याख्या की कल्पना करने के बजाय आप किसी दूसरे व्यक्ति के दिल और दिमाग की वास्तविकता को समझते हैं। आप समझने के लिए सुनते हैं। आप सामने वाले की आत्मा के गहन संदेश को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा परानुभूति पूर्वक सुनना भावनात्मक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट बनाने की कुंजी है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम तब तक डिपॉजिट नहीं होता जब तक कि सामने वाला उसे डिपॉजिट न माने। हो सकता है आप डिपॉजिट करने के लिए इतनी मेहनत करें कि आपकी उंगलियां हड्डी बनकर रह जाएं, परंतु सामने वाले को यह विड्रॉल लगेगा अगर वह आपके प्रयासों को जोड़तोड़, स्वार्थपूर्ण, धमकाने वाला या तुच्छता का व्यवहार माने, क्योंकि आप यह नहीं समझ पाए हैं कि उसके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। परानुभूति पूर्वक सुनना भावनात्मक बैंक अकाउंट में अपने आप में एक बड़ा डिपॉजिट है। यह गहराई तक जाकर उपचार करता है और मरहम लगाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक हवा प्रदान करता है। आप इस समय जिस कमरे में हैं, अगर उसकी सारी हवा अचानक बाहर खींच ली जाए तो इस पुस्तक में आपकी रुचि का क्या होगा? आप पुस्तक की परवाह नहीं करेंगे। आप हवा प्राप्त करने के सिवाय किसी और चीज की परवाह नहीं करेंगे। जीवित रहना आपकी एकमात्र प्रेरणा बन जाएगी, परंतु जब आपके पास हवा होती है तो यह आपको प्रेरित नहीं करती। मानवीय प्रेरणा के क्षेत्र की यह सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। संतुष्ट आवश्यकताएं प्रेरित नहीं करती। प्रेरणा सिर्फ उन्हीं आवश्यकताओं से मिलती है जो पूरी नहीं हुई हैं। शारीरिक रूप से सुरक्षित रहने के बाद किसी इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित रहना है, यानी उसे समझा जाए, समर्थन दिया जाए, मान्यता दी जाए, सराहा जाए। जब आप किसी व्यक्ति की बात परानुभूति से सुनते हैं तो आप उसे मनोवैज्ञानिक हवा देते हैं, और जब इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद आप प्रभावित करने या समस्या को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हवा की यह आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में संप्रेषण को प्रभावित करती है। एक बार मैंने यह अवधारणा शिकागो के एक सेमिनार में सिखाई। मैंने प्रतिभागियों से कहा कि वे उस शाम को परानुभूति पूर्वक सुनने का प्रयोग करें। अगली सुबह एक आदमी मेरे पास आया और वह खबर सुनाने के लिए छटपटा रहा था। उसने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात को क्या हुआ। मैं यहाँ शिकागो में कॉमर्शियल रियल एस्टेट के एक बड़े सौदे को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा था। मैं संपत्ति के मालिकों और उनके वकीलों से मिला। मैं रियल एस्टेट के एक अन्य एजेंट से भी मिला, जिसे एक वैकल्पिक प्रस्ताव के साथ हाल ही में शामिल किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सौदा मेरे हाथ से निकलने वाला था। मैं इस पर 6 महीने से भी ज्यादा समय से मेहनत कर रहा था, और सच कहा जाए तो मेरे सभी अंडे इसी एक टोकरी में रखे हुए थे, सारे के सारे। मैं दहशत में आ गया। मैंने वह हर काम किया जो मैं कर सकता था। मैंने हर दरवाजा खटखटा लिया। मैं जितनी सेल्स तकनीकें जानता था, मैंने उन सब का प्रयोग करके देख लिया। मेरे सामने आखिरी विकल्प यही बचा था कि मैं उनसे कहूं, क्या हम इस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं? परंतु यह संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि चीजें तेजी से हो रही थीं और सौदेबाजी के इतने लंबे समय तक चलने से वे पहले ही बहुत खींचे हुए थे। यह साफ दिख रहा था कि वे इस सौदे के बारे में जल्दी ही अंतिम निर्णय लेने वाले थे। इसलिए मैंने खुद से कहा, आपकी सलाह को भी आजमाकर क्यों न देखा जाए? क्यों न उस सिद्धांत पर अमल किया जाए जो मैंने आज सीखा है? क्यों न पहले समझने की कोशिश की जाए, फिर समझे जाने की? वैसे भी मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा, पहले मुझे यह देखने दें कि क्या मैं वास्तव में आपकी स्थिति को समझ गया हूँ। क्या मैं यह समझ गया हूँ कि मेरे सुझावों के बारे में आपकी चिंताएं क्या हैं? जब आप यह महसूस कर लें कि मैं उन्हें समझता हूँ, तब हम देखेंगे कि मेरा प्रस्ताव प्रासंगिक है या नहीं। मैंने खुद को उसकी जगह पर रखकर देखने की सच्ची कोशिश की। मैंने उसकी आवश्यकताओं तथा चिंताओं को शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की, और फिर वह खुलने लगा। जिन चीजों के बारे में वह चिंतित था, जिन परिणामों की वह आशा कर रहा था, उन्हें मैंने जितना अधिक भापा और व्यक्त किया, वह उतना ही अधिक खुलता गया। अंततः हमारी चर्चा के बीच में ही वह खड़ा हो गया। वह फोन के पास तक गया और अपनी पत्नी का नंबर डायल किया। माउथपीस पर अपना हाथ रखकर उसने मुझसे कहा, आपको सौदा मिल गया है।
यह सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। मैं अभी तक हैरान हूँ। उसने उस आदमी को मनोवैज्ञानिक हवा देकर भावनात्मक बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा डिपॉजिट किया था। यह अच्छी तरह से समझ लें कि अगर बाकी चीजें लगभग समान हो तो मानवीय आयाम सौदे के तकनीकी आयामों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहले समझने की कोशिश करना यानी उपचार सुझाने से पहले बीमारी का पता लगाना मुश्किल है। कुछ समय के लिए यह बहुत आसान होता है कि आप किसी को वह चश्मा थमा दें जिसने आपको इतने वर्षों तक लाभ पहुंचाया है, परंतु लंबे समय में यह पी और पीसी दोनों को गंभीर रूप से कम करता है। दूसरे लोग कहां से आ रहे हैं, इस बात की उचित समझ न हो तो आप अधिकतम परस्पर निर्भर उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। आप जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं, अगर उन्हें वास्तव में यह न लगे कि आपने उन्हें समझ लिया है, तो आप पारस्परिक पीसी या समृद्ध भावनात्मक बैंक अकाउंट नहीं पा सकते। परानुभूति पूर्वक सुनना जोखिम भरा भी है। गहराई से सुनने के अनुभव में जाने के लिए बहुत सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि आप प्रभावित होने के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप असुरक्षित हो जाते हैं। एक तरह से यह एक विरोधाभास है कि प्रभावित करने के लिए आपको प्रभावित होना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि आपको सचमुच समझना पड़ता है। यही वजह है कि पहली, दूसरी और तीसरी आदतें इतनी आधारभूत हैं। वे आपको अपरिवर्तनीय आंतरिक केंद्र यानी सिद्धांतों का केंद्र प्रदान करती हैं, जिससे आप बाहरी असुरक्षा का सामना शांति और शक्ति से कर सकते हैं। समाधान सुझाने से पहले समस्या को समझें। डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब। हालांकि यह जोखिम भरा और मुश्किल है, परंतु पहले समझने की कोशिश करना या समाधान सुझाने से पहले समस्या को समझना एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के बहुत से क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सही दिखाई देता है। यह सभी सच्चे प्रोफेशनल्स की पहचान है। नेत्र विशेषज्ञ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपको यह विश्वास न हो कि डॉक्टर ने समस्या समझ ली है, तब तक आपको उसकी दवाओं या समाधान पर जरा भी विश्वास नहीं होगा। जब हमारी बेटी जेनी सिर्फ 2 महीने की थी, तो एक शनिवार को वह बीमार पड़ गई। उस दिन हमारे इलाके में एक फुटबॉल मैच हो रहा था, जिसमें लगभग सबकी गहरी रुचि थी। यह एक महत्वपूर्ण मैच था। लगभग 60,000 लोग उस मैच को देख रहे थे। मैं और सैंड्रा भी मैच देखने जाना चाहते थे, परंतु हम नन्ही जेनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उसके उल्टी दस्त से हम चिंतित थे। डॉक्टर भी वह मैच देखने गया था। वह हमारा घरेलू डॉक्टर नहीं था, परंतु फोन पर उपलब्ध था। जब जेनी की स्थिति बिगड़ी, तो हमने डॉक्टर की मदद लेने का फैसला किया। सैंड्रा ने स्टेडियम फोन लगाकर डॉक्टर से बात की। उसकी आवाज की बेचैनी से सैंड्रा भाप सकती थी कि यह मैच का एक महत्वपूर्ण क्षण था। वह तेजी से बोला, हाँ क्या हो गया? डॉक्टर, मैं मिसेस कवी बोल रही हूँ। हम अपनी बच्ची जेनी के बारे में चिंतित हैं। डॉक्टर ने पूछा, स्थिति क्या है? सैंड्रा ने लक्षण बताए और डॉक्टर बोला, ठीक है, मैं दवाएं बता देता हूँ। आप किस दुकान से दवाएं मंगवाते हैं? फोन रखने के बाद सैंड्रा ने महसूस किया कि हड़बड़ी में वह डॉक्टर को पूरी जानकारी नहीं दे पाई थी। बहरहाल उसे यह लगा कि उसने जितना बताया था वह पर्याप्त था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, डॉक्टर को यह मालूम होगा कि जेनी हाल ही में पैदा हुई है? सैंड्रा ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि उसे मालूम होगा, परंतु वह हमारा घरेलू डॉक्टर नहीं है। उसने पहले कभी जेनी का इलाज नहीं किया है। मुझे फिर भी लगता है कि वह जानता होगा। क्या तुम सचमुच उसे दवा देना चाहोगी जब तक कि तुम्हें पूरा विश्वास न हो कि उसे यह बात मालूम है? सैंड्रा चुप हो गई। अंततः उसने कहा, अब हम क्या करें? मैं बोला, उसे दोबारा फोन करो। सैंड्रा ने जवाब दिया, तुम उसे दोबारा फोन करो। और मैंने किया। डॉक्टर को एक बार फिर मैच से बाहर बुलवाया गया। मैंने पूछा, डॉक्टर, जब आपने वे दवाएं लिखी थीं, तब क्या आपको यह मालूम था कि जेनी सिर्फ 2 महीने की है? नहीं, उसने हैरानी से कहा, मुझे यह मालूम नहीं था। अच्छा हुआ आपने दोबारा फोन कर लिया। मैं तत्काल दवाएं बदल देता हूँ। अगर आपको समस्या के निदान में विश्वास नहीं है, तो आपको समाधान में भी विश्वास नहीं होगा। यह सिद्धांत सेल्स में भी सही है। प्रभावकारी सेल्समैन सबसे पहले ग्राहक की आवश्यकताओं, चिंताओं और स्थिति को समझने की कोशिश करता है। नौसिखिया सेल्समैन प्रोडक्ट बेचता है, प्रोफेशन सेल्समैन आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान बेचता है।
यह एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण है। प्रोफेशन सेल्समैन सीखता है कि किस तरह समस्या का निदान डायग्नोस किया जाए और उसे समझा जाए। वह यह भी सीखता है कि लोगों की आवश्यकताओं को अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं से किस तरह जोड़ा जाए। और अगर उसे लगता है कि उसके प्रोडक्ट या सेवा से ग्राहक को लाभ नहीं होगा, तो उसमें यह कहने की अखंडता या ईमानदारी होती है, मेरा प्रोडक्ट या सेवा आपकी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। उपचार सुझाने से पहले सही निदान करना कानून का भी मूल है। प्रोफेशन वकील केस तैयार करने से पहले स्थिति समझने तथा कानून और पूर्ववर्ती उदाहरणों को समझने के लिए तथ्य इकट्ठे करता है। अच्छा वकील अपना केस लिखने से पहले विरोधी वकील का केस लगभग लिखता है। यह प्रोडक्ट डिजाइन करने में भी सही है। क्या आप कंपनी के किसी व्यक्ति द्वारा यह कहने की कल्पना कर सकते हैं, ग्राहकों का शोध वगैरह बकवास बात है, हमें तो सीधे प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता की खरीदने की आदतों और उद्देश्यों को भूल जाएं, सीधे प्रोडक्ट डिजाइन कर लो। यह तरीका कभी सफल नहीं होगा। एक अच्छा इंजीनियर पुल का नक्शा बनाने से पहले काम कर रही शक्तियों और दबावों को समझेगा। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाने से पहले कक्षा का मूल्यांकन करेगा। एक अच्छा विद्यार्थी अमल करने से पहले समझेगा। एक अच्छा अभिभावक मूल्यांकन करने या निर्णय लेने से पहले समझेगा। अच्छे निर्णय की कुंजी समझना है। अगर कोई व्यक्ति पहले ही निर्णय ले लेता है, तो वह कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। पहले समझने की कोशिश करना एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सच्चाई जीवन के सभी क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। यह एक व्यापक और आम सिद्धांत है, परंतु पारस्परिक संबंधों के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी शक्ति है। 4 आत्मकथात्मक प्रतिक्रियाएं, 4 ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्सेज। चूंकि हम आत्मकथात्मक ढंग से सुनते हैं, इसलिए हमारी प्रवृत्ति 4 तरीकों में से किसी एक से प्रतिक्रिया करने की होती है। हम मूल्यांकन करते हैं, हम या तो सहमत होते हैं या असहमत। हम तहकीकात करते हैं, हम अपने संदर्भ के मानदंडों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से सवाल पूछते हैं। हम परामर्श देते हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर सलाह देते हैं। या फिर हम व्याख्या करते हैं, हम अपने उद्देश्यों और व्यवहार के आधार पर लोगों की व्याख्या करते हैं तथा उनके उद्देश्यों और व्यवहार को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं हम में स्वाभाविक रूप से होती हैं। हम इनमें गहराई से स्क्रिप्ट किए गए होते हैं। इन स्क्रिप्ट्स के मॉडल्स, इन पर चलने वाले लोग हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। परंतु ये प्रतिक्रियाएं हमारी समझने की योग्यता को वास्तव में किस तरह प्रभावित करती हैं? मान लीजिए मैं अपने पुत्र के साथ संप्रेषण करने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु अगर मैं उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसकी बातों का मूल्यांकन करने लगता हूं, तो क्या वह इतना स्वतंत्र महसूस करेगा कि मुझसे खुलकर अपने दिल की बात कहे? क्या मैं उसे मनोवैज्ञानिक हवा दे रहा हूं? और जब मैं तहकीकात करता हूं, तो उसे कैसा महसूस होता है? तहकीकात 20 प्रश्न 20 क्वेश्चंस खेलने की तरह है। यह आत्मकथात्मक है, यह नियंत्रित करता है और यह आक्रामक है। यह तर्कपूर्ण भी है और तर्क की भाषा भाव तथा भावना की भाषा से अलग होती है। हो सकता है आप पूरे दिन 20 प्रश्न खेलें, परंतु इसके बाद भी यह न समझ पाएं कि सामने वाले के लिए क्या महत्वपूर्ण है। लगातार तहकीकात करना एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से माता-पिता अपने बच्चों के करीब नहीं पहुंच पाते। कैसा चल रहा है बेटे? बढ़िया। आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं। स्कूल में क्या रोमांचक हुआ? कुछ खास नहीं। वीकेंड की तुम्हारी योजनाएं क्या हैं? पता नहीं। वह जब फोन पर अपने दोस्तों से बात करता है, तो आप उससे फोन नीचे नहीं रखवा पाते, परंतु आपके सवालों के जवाब में वह सिर्फ 1-2 शब्द ही कहता है। आपका घर एक सराय है जहां वह खाता और सोता है, परंतु वह कभी अपनी भावनाएं नहीं बताता है, कभी खुलता नहीं है। और अगर आप इस बारे में ईमानदारी से सोचें, तो आपको उसका पक्ष समझ में आ जाएगा। हर बार जब भी वह अपनी कमजोर नस खोलकर आपके सामने रखता है, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था जैसे वाक्यों और अपनी आत्मकथात्मक सलाह से आप उस नस को हाथी की तरह कुचल देते हैं। फिर वह आपको खुलकर क्यों बताएगा? हम इन प्रतिक्रियाओं में इतनी गहराई से स्क्रिप्ट किए गए होते हैं कि हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। मैंने देश भर में हजारों लोगों को यह अवधारणा सिखाई है।
जब हम परानुभूति पूर्वक सुनने की स्थितियों में भूमिकाएं निभाते हैं और जब लोग आखिरकार अपनी आम प्रतिक्रियाओं को सुनना शुरू करते हैं, तो उन्हें हमेशा गहरा धक्का लगता है। बहरहाल, जब वे यह समझ लेते हैं कि वे आम तौर पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं और यह सीख लेते हैं कि परानुभूति पूर्वक कैसे सुना जाता है, तो उन्हें संप्रेषण में नाटकीय परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। पहले समझने की कोशिश करें। बहुत से लोगों के लिए 7 आदतों में सबसे रोमांचक और तुरंत लागू हो सकने वाली आदत बन जाती है। आइए एक उदाहरण पर नजर डालें, जो एक पिता और किशोर पुत्र के बीच का आम संवाद हो सकता है। हमारे द्वारा अभी बताई गई 4 अलग अलग प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में पिता के शब्दों पर गौर करें। डैडी, मैं जान गया हूँ, स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। क्या बात है बेटे? तहकीकात, यह पूरी तरह अव्यावहारिक है। मुझे इसकी एक भी चीज काम की नहीं लगती। बेटे, तुम अभी इसके लाभ नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था। मुझे याद है, मैं कुछ विषयों को तो अपने समय की बर्बादी मानता था, परंतु बाद में जाकर वही विषय मेरे लिए सबसे मददगार साबित हुए। बस अपनी शिक्षा पूरी कर लो, इसे कुछ समय दो। परामर्श, मैं पहले ही अपने जीवन के 10 साल इसे दे चुका हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑटो मैकेनिक के रूप में X+Y मेरे किस काम आएगा? ऑटो मैकेनिक के रूप में? तुम शायद मजाक कर रहे हो। मूल्यांकन? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो नाम के मेरे दोस्त को ही देख लीजिए, उसने स्कूल छोड़ दिया है। अब वह कारों को सुधारने का काम कर रहा है और वह बहुत सा पैसा कमा रहा है। यह काम व्यावहारिक है। इस समय तुम्हें ऐसा लग सकता है, परंतु कुछ साल बाद जो नाम का तुम्हारा दोस्त यह सोचेगा कि उसे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेना चाहिए थी। तुम ऑटो मैकेनिक नहीं बनना चाहते। तुम्हें उससे बेहतर किसी चीज के लिए अगर खुद को तैयार करना है, तो तुम्हें इसके लिए शिक्षा की जरूरत है। परामर्श, मैं नहीं जानता। जो का काम अच्छा खासा चल रहा है। देखो बेटे, क्या तुमने सचमुच कोशिश की है? तहकीकात, मूल्यांकन, मैं हाई स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा हूँ। निश्चित रूप से मैंने कोशिश की है। यह समय की बर्बादी है। यह बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है बेटे, उन्हें कुछ तो श्रेय दो। परामर्श, मूल्यांकन, बाकी बच्चे भी मेरी ही तरह महसूस करते हैं। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने त्याग किए हैं? जब तुम इतनी दूर तक आ गए हो, तो तुम अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ सकते। मूल्यांकन, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने त्याग किए हैं डैडी, परंतु पढ़ाई लिखाई इतनी मूल्यवान है ही नहीं। देखो, शायद अगर तुम अपना होमवर्क करने में ज्यादा समय लगाओ और टीवी के सामने कम बैठो। परामर्श, मूल्यांकन, देखिए डैडी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पर रहने भी दीजिए, मैं इस बारे में वैसे भी बातें नहीं करना चाहता। निश्चित रूप से उसके पिता के इरादे नेक थे। निश्चित रूप से वे मदद करना चाहते थे, परंतु क्या उन्होंने सचमुच समझना शुरू किया था? आइए बच्चे की तरफ ज्यादा गौर से देखें। प्रभाव पड़ रहा है सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके विचारों और भावनाओं, जो नीचे ब्रैकेट में दिए गए हैं, पर भी नजर डालें और देखें कि डैडी की आत्मकथात्मक प्रतिक्रियाओं से उस पर क्या। डैडी, मैं जान गया हूँ, स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। क्या बात है बेटे, आपकी रुचि है। बहुत बढ़िया। यह पूरी तरह अव्यावहारिक है। मुझे इसकी एक भी चीज काम की नहीं लगती। मुझे स्कूल में कोई समस्या आ रही है और मेरा मूड उखड़ा हुआ है। क्यों? बेटे, तुम अभी इसके लाभ नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था। नहीं, यह डैडी की आत्मकथा का अध्याय नंबर 3 आ गया। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। मुझे इससे सचमुच कोई लेना देना नहीं है कि उन्हें बिना जूतों के बर्फ में मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। मैं अपनी समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे याद है, मैं कुछ विषयों को तो अपने समय की बर्बादी मानता था, परंतु बाद में जाकर वही विषय मेरे लिए सबसे मददगार साबित हुए। बस अपनी शिक्षा पूरी कर लो, इसे कुछ समय दो। समय मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकता। काश मैं आपको यह बता सकता।
काश मैं इसे बस मुंह से निकालकर बाहर कर पाता। मैं पहले ही अपने जीवन के 10 साल इसे दे चुका हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑटो मैकेनिक के रूप में x प्लस y मेरे किस काम आएगा? ऑटो मैकेनिक के रूप में? तुम शायद मजाक कर रहे हो। अगर मैं ऑटो मैकेनिक बन जाऊंगा तो वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करूंगा तो वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। जो कुछ मैंने कहा है मुझे उसे उचित साबित करना होगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो नाम के मेरे दोस्त को ही देख लीजिए। उसने स्कूल छोड़ दिया है। अब वह कारों को सुधारने का काम कर रहा है और वह बहुत सा पैसा कमा रहा है। यह काम व्यावहारिक है। इस समय तुम्हें ऐसा लग सकता है, परंतु कुछ साल बाद जो नाम का तुम्हारा दोस्त यह सोचेगा कि उसे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेना चाहिए थी। हे भगवान! अब शिक्षा के महत्व पर भाषण नंबर 16 आ गया। तुम ऑटो मैकेनिक नहीं बनना चाहते। आपको यह बात कैसे मालूम, डैडी? क्या आपको सचमुच पता है कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें उससे बेहतर किसी चीज के लिए अगर खुद को तैयार करना है तो तुम्हें इसके लिए शिक्षा की जरूरत है। मैं नहीं जानता। जो का काम अच्छा खासा चल रहा है वह असफल नहीं है। स्कूल की पढ़ाई को अधूरा छोड़ने के बाद भी वह असफल नहीं है। देखो बेटे, क्या तुमने सचमुच कोशिश की है? हम मुद्दे से भटक रहे हैं, डैडी। अगर आप सिर्फ सुने तो मैं आपसे किसी सचमुच महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं हाई स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा हूँ। निश्चित रूप से मैंने कोशिश की है। यह समय की बर्बादी है। यह बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, बेटे। उन्हें कुछ तो श्रेय दो। बहुत बढ़िया। अब हम विश्वसनीयता की बातें कर रहे हैं। काश मैं उस बारे में बात कर सकता जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बाकी बच्चे भी मेरी ही तरह महसूस करते हैं। मेरी भी कुछ विश्वसनीयता है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने त्याग किए हैं? ओहो, यहाँ अपराध बोध की यात्रा शुरू हो गई। शायद मैं ही मूर्ख हूँ। स्कूल बहुत बढ़िया है, मम्मी डैडी बढ़िया हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो मूर्ख हूँ। जब तुम इतनी दूर तक आ गए हो तो तुम अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने त्याग किए हैं, डैडी, परंतु पढ़ाई लिखाई इतनी मूल्यवान है ही नहीं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। देखो, शायद अगर तुम अपना होमवर्क करने में ज्यादा समय लगाओ और टीवी के सामने कम बैठो। यह समस्या नहीं है, डैडी। यह समस्या है ही नहीं। मैं कभी आपको बताने में सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने कोशिश की। देखिए डैडी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पर रहने भी दीजिए। मैं इस बारे में वैसे भी बातें नहीं करना चाहता। क्या आप देख पा रहे हैं कि जब हम सिर्फ शब्दों के आधार पर किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कितने सीमित हो जाते हैं, खासकर तब जब हम अपने चश्मे से उसकी तरफ देख रहे हों। क्या आप देख पा रहे हैं कि हमारी आत्मकथात्मक प्रतिक्रियाएं उस व्यक्ति की हमारी समझ को कितना सीमित कर देती हैं, जो दरअसल हमसे यह चाह रहा है कि हम उसकी आत्मकथा को समझें। जब तक आप विशुद्ध इच्छा, व्यक्तिगत चरित्र की शक्ति, सकारात्मक भावनात्मक बैंक अकाउंट और परानुभूति पूर्वक सुनने की योग्यताएं विकसित नहीं कर लेते, तब तक आप कभी किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर सचमुच नहीं झांक पाएंगे और दुनिया को उसके नजरिए से नहीं देख पाएंगे। योग्यताएं परानुभूति पूर्वक सुनने के आइसबर्ग हिमशैल का ऊपरी सिरा है। इन योग्यताओं में विकास की 4 अवस्थाएं शामिल हैं। पहली और सबसे कम प्रभावकारी अवस्था है शब्दों की नकल करना, मिमिक कंटेंट। यह सुनने की सक्रिय या प्रतिबिंबन योग्यता में सिखाई जाती है। चरित्र और संबंध की नींव न होने पर लोग इससे अपमानित अनुभव करते हैं तथा अपने दिल की बातों को दिल में ही बंद रखते हैं। बहरहाल, यह पहली अवस्था इसलिए है क्योंकि इसमें कम से कम आप कही गई बातों को सुनते हैं। शब्दों की नकल करना आसान है। आप किसी के मुंह से निकलने वाले शब्दों को बस सुनते हैं और उन्हें दोहरा देते हैं। आप शायद अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। डैडी, मैं जान गया हूँ। स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो तुम जान गए हो। तुम्हें लगता है स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। आपने मूलतः कही जाने वाली बात को ही दोहराया है। आपने मूल्यांकन नहीं किया है, तहकीकात नहीं की है।
परामर्श नहीं दिया है या व्याख्या नहीं की है। कम से कम आपने यह तो दिखा दिया है कि आप उसके शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं। परंतु समझने के लिए आपको इससे कहीं ज्यादा करना होता है। परानुभूतिपूर्वक सुनने की दूसरी अवस्था कही गई बात को अपने शब्दों में ढालना है। यह थोड़ा अधिक प्रभावी होता है, परंतु अब भी यह शाब्दिक संप्रेषण तक ही सीमित होता है। डैडी, मैं जान गया हूँ। स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम अब स्कूल नहीं जाना चाहते। इस बार आपने उसके अर्थ को अपने शब्दों में रख दिया है। आप उसकी कही बात के बारे में सोच रहे हैं और आपका ज्यादातर सोच आपके बाएं मस्तिष्क यानी मस्तिष्क के तार्किक पहलू से होता है। तीसरी अवस्था आपके दाएं मस्तिष्क को सक्रिय कर देती है। आप भावना को प्रतिबिंबित करते हैं। डैडी, मैं जान गया हूँ। स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम सचमुच कुंठित महसूस कर रहे हो। जो कुछ वह कह रहा है उसकी तरफ आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना उसके शब्दों में छुपी भावनाओं पर। चौथी अवस्था में दूसरी और तीसरी दोनों अवस्थाएं शामिल होती हैं। आप सामने वाले की बात को अपने शब्दों में ढालते भी हैं और उसकी भावना को प्रतिबिंबित भी करते हैं। डैडी, मैं जान गया हूँ। स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम स्कूल के बारे में सचमुच कुंठित हो। कुंठा भावना फीलिंग है, स्कूल सामग्री कंटेंट है। आप उसके संप्रेषण के दोनों पहलुओं को समझने के लिए अपने मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप परानुभूतिपूर्वक सुनने की योग्यताओं की चौथी अवस्था का प्रयोग करते हैं तो जो होता है वह अविश्वसनीय है। जब आप ईमानदारी से समझने की कोशिश करते हैं, जब आप सामग्री को अपने वाक्य में ढालते हैं और भावना को प्रतिबिंबित करते हैं, तो आप उसे मनोवैज्ञानिक हवा देते हैं। आप उसके विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने में भी उसकी मदद करते हैं। जब वह यह विश्वास करने लगता है कि आप सचमुच सुनना और समझना चाहते हैं, तो उसकी अंदरूनी भावनाओं और उसके बाहरी संप्रेषण के बीच का अवरोध हट जाता है। यह आत्मा से आत्मा तक के संप्रेषण का द्वार खोल देता है। ऐसा नहीं होता कि वह सोच या महसूस तो कुछ और कर रहा है, परंतु कह कुछ और रहा है। अब वह आप पर इतना विश्वास कर रहा है कि वह अपनी गहनतम कोमल भावनाएं और विचार आपके सामने रख दे। डैडी, मैं जान गया हूँ। स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। तुम स्कूल के बारे में सचमुच कुंठित हो। बिल्कुल ठीक, मैं यही तो महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, यह पूरी तरह अव्यावहारिक है। मुझे इसकी एक भी चीज काम की नहीं लगती। तुम्हारा मतलब है कि स्कूल से तुम्हारा कोई भला नहीं हो रहा है। मुझे सोचने दो, क्या मेरा यही मतलब है? अरे हाँ, मैं वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं सीख रहा हूँ जो मेरी आगे चलकर मदद करे। मेरा मतलब है, जो नाम के मेरे दोस्त को ही देख लीजिए। उसने स्कूल छोड़ दिया है। अब वह कारों को सुधारने का काम कर रहा है और वह बहुत सा पैसा कमा रहा है। यह काम व्यावहारिक है। तुम्हें लगता है कि जो का विचार सचमुच सही है। क्या पता, क्या पता, मुझे लगता है एक तरह से वह सही है। वह सचमुच अभी पैसे कमा रहा है, परंतु मैं शर्त लगाता हूं कि कुछ साल बाद वह खुद पर गुस्सा हो रहा होगा। तुम्हारे हिसाब से जो को महसूस होगा कि उसने गलत निर्णय लिया था, उसे ऐसा ही महसूस होगा। इस बारे में तो सोचिए कि वह कितना कुछ छोड़ रहा है। मेरा मतलब है, अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है तो आप इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा वास्तव में महत्वपूर्ण है। और क्या, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर आपको नौकरियां नहीं मिल सकती या आप कॉलेज नहीं जा सकते, तो आप क्या कर लेंगे? आपके पास शिक्षा होना ही चाहिए। यह तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं, मैं सचमुच चिंतित हूं। सुनिए, आप यह बात मम्मी को तो नहीं बताएंगे? तुम नहीं चाहते कि यह बात तुम्हारी मम्मी को पता चले? बाकी नहीं, पर रहने दीजिए, मुझे लगता है कि आप उन्हें बता सकते हैं। वे शायद वैसे भी यह जान लेंगी। देखिए, आज मेरा टेस्ट हुआ था। यह पढ़ने रीडिंग का टेस्ट था और डैडी, उन्होंने कहा कि मैं चौथे ग्रेड के स्तर पर पढ़ रहा हूँ। चौथे ग्रेड के, जबकि मैं हाई स्कूल में जूनियर हूँ।
वास्तविक समझ कितना फर्क पैदा कर सकती है। अगर हम वास्तविक समस्या तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो दुनिया की सबसे नेक इरादों वाली सलाह का जरा भी महत्व नहीं होगा। और अगर हम अपनी ही आत्मकथा में उलझे रहेंगे, अपने खुद के पैराडाइमों में जकड़े रहेंगे और अपने चश्मे को थोड़ी देर के लिए उतारकर दूसरे दृष्टिकोण से दुनिया को देखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हम कभी असली समस्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, और अगर मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही पढ़ाई छोड़ दूं। परंतु मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता। तुम खुद को दो राहे पर महसूस करते हो। तुम दुविधा में हो। आपको क्या लगता है डैडी, मुझे क्या करना चाहिए? पहले समझने की कोशिश करके इस पिता ने एक ट्रांजैक्शनल अफसर को ट्रांसफॉर्मेशन अफसर में बदल दिया। सही चर्चा करने के बजाय और संप्रेषण के काम को पूरा करो के स्तर के बजाय उसने एक ऐसी स्थिति निर्मित कर दी जिसमें वह कायापलट करने वाले प्रभाव का प्रयोग कर सकता था, न सिर्फ अपने पुत्र पर बल्कि संबंध पर भी। अपनी आत्मकथा को एक तरफ रखकर और सचमुच समझने की कोशिश करके उसने भावनात्मक बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा डिपॉजिट कर दिया। इस वजह से उसने अपने पुत्र को यह शक्ति प्रदान की कि वह अपने दिल की परत दर परत खोलकर रख दे और असली मुद्दे के बारे में बात करे। अब पिता और पुत्र मेज के अलग अलग सिरों पर एक दूसरे के विरोध में नहीं बैठे हैं। अब वे मेज के एक ही तरफ साथ बैठकर समस्या को देख रहे हैं। पुत्र अपने पिता की आत्मकथा खोल रहा है और परामर्श मांग रहा है। बहरहाल जब पिता परामर्श देना शुरू करे तो उसे अपने पुत्र के शब्दों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। जब तक प्रतिक्रिया तर्कपूर्ण है, तब तक पिता प्रभावकारी ढंग से सवाल पूछ सकता है और परामर्श दे सकता है। परंतु जैसे ही प्रतिक्रिया भावनात्मक हो जाए, उसे फिर से परानुभूति पूर्वक सुनने की ओर लौट आना चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि तुम कुछ चीजों पर विचार कर सकते हो, जैसे अपने पढ़ने के बारे में विशेष मदद ले सकते हो। शायद स्कूल में किसी तरह का कोर्स चलता हो। मैंने पहले ही उसके बारे में पता लगा लिया है। इसमें 2 रातें और शनिवार का पूरा दिन लगेगा। इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस जवाब में भावना का एहसास होते ही पिता परानुभूति पर आ जाता है। यह कीमत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा डैडी, मैंने 6th ग्रेड वाले विद्यार्थियों से कह दिया है कि मैं उनका कोच बनूंगा। तुम उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। परंतु मैं आपको बता दूं डैडी, अगर मुझे सचमुच लगे कि कोर्स से मुझे मदद मिलेगी तो मैं वहां हर रात को जाने को तैयार हो जाता। मैं उन बच्चों का कोच बनने के लिए किसी और को ढूंढ लेता। तुम सचमुच मदद चाहते हो, परंतु तुम्हें शंका है कि क्या कोर्स से वाकई फर्क पड़ेगा। डैडी, आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा? पुत्र एक बार फिर खुल गया है और तर्कपूर्ण है। एक बार फिर वह अपने पिता की आत्मकथा खोल रहा है। अब पिता के पास उसे प्रभावित करने और बदलने का एक और मौका है। ऐसे समय होते हैं जब कायापलट में किसी बाहरी परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर जब लोगों को खुलकर बात करने का अवसर दिया जाता है और वे अपनी समस्याएं खुलकर बताते हैं, तो इस प्रक्रिया में उन्हें समाधान स्पष्ट दिखने लगते हैं। परंतु कई बार उन्हें सचमुच किसी दूसरे के दृष्टिकोण और मदद की जरूरत होती है। इसकी कुंजी उस व्यक्ति की सचमुच भलाई चाहना, उसकी बात परानुभूति पूर्वक सुनना और उसे समस्या व समाधान तक अपनी गति तथा समय से पहुंचने देना है। यह प्यास की एक परत छीलने की तरह है, जब तक कि आप सबसे अंदर के नर्म केंद्र तक नहीं पहुंच जाते। जब लोग सचमुच आहत हों और जब आप समझने की विशुद्ध इच्छा से सुने, तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वे कितनी जल्दी खुल जाते हैं। वे खुलना चाहते हैं। बच्चों में खुलने की बहुत प्रबल इच्छा होती है। उनमें अपने साथियों के बजाय अपने माता पिता से खुलने की ज्यादा इच्छा होती है। और वे ऐसा ही करेंगे बशर्ते उन्हें महसूस हो कि उनके माता पिता उन्हें बिना शर्त के प्रेम करेंगे, उसके बाद उनके प्रति निष्ठावान होंगे और उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, न ही हंसी उड़ाएंगे। अगर आप बिना किसी पाखंड और छलकपट के सचमुच समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे समय आएंगे जब आप शब्दशः दंग रह जाएंगे। दूसरे व्यक्ति की ओर से आप तक प्रवाहित होने वाले विशुद्ध ज्ञान और समझ को देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
परानुभूति के लिए हमेशा बातचीत करना जरूरी नहीं होता। दरअसल कई बार तो शब्द आपके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से सिर्फ तकनीक से काम नहीं चलेगा। इस तरह की समझ तकनीक की पहुंच से बाहर हो जाती है। सिर्फ तकनीक रास्ते की रुकावट बन जाती है। मैंने परानुभूति पूर्वक सुनने की योग्यताओं का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि योग्यता किसी भी आदत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें योग्यताओं की जरूरत होती है, परंतु मुझे फिर दोहराने दें कि योग्यताएं तब तक प्रभावकारी नहीं होंगी जब तक कि वे समझने की ईमानदार इच्छा से उत्पन्न न हो। लोग उनसे मतलब निकलवाने के किसी भी तरह के प्रयास से चिढ़ जाते हैं। दरअसल अगर आप अपने करीबी लोगों से व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें यह बताने से मदद मिलेगी कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने सुनने और परानुभूति के संबंध में यह पुस्तक पढ़ी। इसे पढ़ते समय मैंने आपके साथ अपने संबंध के बारे में सोचा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपकी बात उस तरह से नहीं सुनी है जिस तरह से मुझे सुनना चाहिए, परंतु मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह मेरे लिए मुश्किल है। मैं कई बार इसमें गड़बड़ कर सकता हूं, परंतु मैं इस पर मेहनत करने वाला हूं। मैं सचमुच आपकी परवाह करता हूं और मैं समझना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। अपने उद्देश्य को दृढ़तापूर्वक स्पष्ट करना एक बड़ा डिपॉजिट है, परंतु अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो मैं इसकी कोशिश भी नहीं करूंगा। इससे एक खुलापन और संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है जो बाद में आपको तब नुकसान पहुंचाएगी जब सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा कि आप सचमुच परवाह नहीं करते थे, आप सचमुच सुनना नहीं चाहते थे और इस प्रक्रिया में आपने उसे असुरक्षित और आहत करके छोड़ दिया। आइसबर्ग या हिमखंड का ऊपरी सिरा तकनीक चरित्र की वृहद नींव पर स्थित होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विरोध करते हुए कहेंगे कि परानुभूति पूर्वक सुनने में बहुत समय लगता है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा ज्यादा समय लगे, परंतु बाद में बहुत सा समय बचता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और एक बुद्धिमत्तापूर्ण नुस्खा लिखना चाहते हैं, तो आप सबसे अच्छी चीज यह कर सकते हैं कि आप सटीक निदान करें, यानी बीमारी को पूरी तरह से समझ लें। आप यह नहीं कह सकते, मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे पास बीमारी को ठीक से समझने की फुर्सत नहीं है, बस यह दवाएं ले लो। मुझे याद है एक बार मैं हवाई के उत्तरी समुद्री तट पर एक कमरे में लिख रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, इसलिए मैंने कमरे को ठंडा करने के लिए 2 खिड़कियां खोल दी, एक सामने की और दूसरी कोने वाली। मेरे लिखे हुए अध्यायों के बहुत सारे पन्ने एक बड़ी मेज पर रखे थे। अचानक हवा तेज हो गई और कागज उड़ने लगे। मुझे याद है मैं हड़बड़ी में आ गया था क्योंकि अब कागज उलट पुलट गए थे। कागजों पर नंबर नहीं डले थे और जल्दी से उन्हें समेटने के लिए मैं कमरे में इधर उधर भागने लगा। अंततः मुझे एहसास हुआ कि बेहतर यह होगा कि मैं 10 सेकंड का समय निकालकर एक खिड़की बंद कर दूं। परानुभूति पूर्वक सुनने में समय लगता है, परंतु इसमें उतना ज्यादा समय नहीं लगता जितना मीलों आगे पहुंच जाने के बाद पीछे लौटने और गलतफहमियां दूर करने में लगता है। दोबारा वही काम करने, अव्यक्त और अनसुलझी समस्याओं के साथ जीने तथा लोगों को मनोवैज्ञानिक हवा न देने के परिणामों से निपटने में इससे बहुत ज्यादा समय लगता है। दूरदर्शी परानुभूतिपूर्ण श्रोता जल्दी से समझ सकता है कि भीतर गहराई में क्या हो रहा है। वह इतनी समझ और समर्थन प्रदर्शित कर सकता है कि लोग उसके सामने अपने दिल की एक एक परत खोलने में सुरक्षित अनुभव करते हैं, जब तक कि वे उस कोमल आंतरिक केंद्र तक नहीं पहुंच जाते जहां समस्या सचमुच निहित होती है। लोग चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए, और ऐसा करने के लिए जितने भी समय के निवेश की आवश्यकता हो, आपको बदले में समय का बहुत ज्यादा लाभ होता है। इसके लिए आपको समस्याओं और मुद्दों की सटीक समझ के साथ काम करना पड़ता है। इसके लिए आपको समृद्ध भावनात्मक बैंक अकाउंट बनाने पर काम करना पड़ता है, जो तब समृद्ध होता है जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसे पूरी तरह समझ लिया गया है। समझ और अनुभूति। जब आप दूसरों की बातों को गहराई से सुनना सीख लेंगे, तो आप अनुभूति में जबरदस्त भिन्नताएं देखेंगे। जब लोग परस्पर निर्भर स्थितियों में मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे, तो आप इन भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव को महत्व देने लगेंगे। आपको युवती दिखाई देती है और मुझे वृद्ध महिला।
और हम दोनों ही सही हो सकते हैं। आप दुनिया को जीवन साथी केंद्रित चश्मे से देख सकते हैं, मैं इसे आर्थिक चिंता के धन केंद्रित लेंस से देखता हूँ। हो सकता है आप प्रचुरता की मानसिकता में स्क्रिप्ट किए गए हों, मैं अभाव की मानसिकता में स्क्रिप्ट हो सकता हूँ। आप बहुत काल्पनिक, अंतर्दृष्टि से पूर्ण और संपूर्णतावादी दाएं मस्तिष्क के पैराडाइम से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। समस्याओं से निपटने की अपनी नीति में मैं पूरी तरह बाएं मस्तिष्क वाला, बहुत क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक और मुखर हो सकता हूं। हमारी अनुभूतियां बहुत अलग हो सकती हैं, और फिर भी हम दोनों ही अपने अपने पैराडाइम्स के साथ बरसों से रहते आए हैं। हम उन्हें तथ्य मानते आए हैं तथा हर उस व्यक्ति के चरित्र या मानसिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं जो तथ्यों को नहीं देख सकता। अब हम अपनी तमाम भिन्नताओं के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वैवाहिक संबंध में, नौकरी में, सामुदायिक सेवा के किसी प्रोजेक्ट में। हम मिलकर संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं और परिणाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम ऐसा किस तरह करें? किस तरह हम अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों की सीमाओं के पार जाएं, ताकि हम गहराई से संप्रेषण कर सकें, ताकि हम मुद्दों से सहयोगपूर्ण ढंग से निपट सकें और जीत जीत के समाधान पा सकें? जवाब है पांचवी आदत। यह जीत जीत की प्रक्रिया में पहला कदम है। भले ही और खासकर जब सामने वाला व्यक्ति उस पैराडाइम से नहीं आ रहा हो, तो भी पहले समझने की कोशिश करें। इस सिद्धांत ने एक एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत सशक्त तरीके से काम किया, जिसने मुझे यह अनुभव सुनाया है। मैं एक छोटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसकी एक बड़ी राष्ट्रीय बैंकिंग संस्था के साथ समझौता वार्ता चल रही थी। बैंक के वकील सैन फ्रांसिस्को से आए, उनका मध्यस्थ नेगोशिएटर ओहियो से आया और उनके दो बड़े बैंकों के प्रेसिडेंट आए। कुल मिलाकर 8 लोगों की टीम चर्चा करने के लिए आई। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था, उसने जीत जीत या कोई सौदा नहीं का लक्ष्य लेकर चर्चा करने का फैसला किया। हमारी कंपनी सेवा और लागत के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना चाहती थी, परंतु इस बड़ी बैंक की मांगों से हम लगभग परास्त हो गए थे। हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट चर्चा की मेज पर बैठा और बोला, हम चाहते हैं कि आप जिस तरह का समझौता चाहते हो उसे लिख लें, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम आपकी आवश्यकताओं और चिंताओं को समझते हैं। उन आवश्यकताओं और चिंताओं को जानने के बाद उन पर प्रतिक्रिया करेंगे। इसके बाद हम कीमत के बारे में बात कर सकते हैं। हम चर्चा करने वाली टीम के सदस्य अचंभित थे। वे हैरान थे कि उन्हें समझौता लिखने का मौका मिल रहा था। उन्हें इसे तैयार करने में 3 दिन का समय लगा। जब उन्होंने समझौते को सामने रखा, तो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, अब हम यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो चाहते हैं, हम उसे समझ गए हैं। और फिर वे समझौते को पढ़ने लगे। वे सामग्री को अपने शब्दों में रखने लगे और भावना को प्रतिबिंबित करने लगे। उन्होंने ऐसा तब तक किया जब तक कि उन्हें और बैंक वालों को यह विश्वास नहीं हो गया कि वे उन मुद्दों को पूरी तरह समझ गए हैं जो बैंक के लिए महत्वपूर्ण थे। हाँ, यह ठीक है। नहीं, हमारा यहाँ पर यह मतलब नहीं था। हाँ, अब आप इसे समझ गए हैं। जब उन्होंने पूरी तरह बैंक के दृष्टिकोण को समझ लिया, तब उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कुछ चिंताएं व्यक्त करना शुरू की, और बैंक वालों ने उनकी बात सुनी। वे सुनने के लिए तैयार थे। वे हवा के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। जो चर्चा बहुत ही औपचारिक, कम विश्वास वाले और लगभग शत्रुतापूर्ण माहौल में शुरू हुई थी, वह सिनर्जी के लिए उपजाऊ माहौल में बदल गई। चर्चा के अंत में बैंक की टीम के सदस्यों ने मूल रूप से कहा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम यह सौदा करना चाहते हैं। आप सिर्फ यह बता दें कि कीमत क्या है और हम दस्तखत कर देंगे। फिर समझे जाने की कोशिश करें। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। दूसरों को अपनी बात कैसे समझाई जाए, यह जानना 5वीं आदत का दूसरा हिस्सा है और जीत जीत समाधान तक पहुंचने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। पहले हमने परिपक्वता को साहस और परवाह के संतुलन के रूप में परिभाषित किया है। समझने की कोशिश करने में परवाह की आवश्यकता होती है, समझे जाने की कोशिश में साहस की जरूरत होती है। जीत जीत के लिए दोनों ही प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इसलिए परस्पर निर्भर स्थितियों में हमारे लिए समझा जाना महत्वपूर्ण बन जाता है।
प्राचीन यूनानियों की एक अद्भुत फिलॉसफी है जो 3 क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित शब्दों में निहित है: इथॉस विश्वास, पैथॉस भावना और लोगोस तर्क। मैं सुझाव देता हूं कि इन 3 शब्दों में पहले समझने की कोशिश करने और प्रभावकारी प्रस्तुति इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने का सार समाहित है। ईथोस आपकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता है। यह आपकी अखंडता और दक्षता में लोगों का विश्वास है। यह वह विश्वास है जिसे आपने प्रेरित और अर्जित किया है। यह आपका भावनात्मक बैंक अकाउंट है। पैथॉस परानुभूति वाला पक्ष है, यह भावना है। इसका अर्थ है कि आप सामने वाले के संप्रेषण की भावनात्मक प्रबलता के अनुरूप महसूस करते हैं। लोगोस तर्क है, प्रस्तुति का तर्कपूर्ण पक्ष। क्रम पर ध्यान दें: ईथॉस, पैथॉस, लोगोस। सबसे पहले आपका चरित्र, फिर आपके संबंध और फिर आपकी प्रस्तुति का तर्क। यह एक और प्रमुख पैराडाइम परिवर्तन दर्शाता है। अधिकांश लोग प्रस्तुति देते समय सीधे अपने विचारों के लोगोस तर्क पर पहुंच जाते हैं, बाएं मस्तिष्क के तर्क पर। वे इथॉस विश्वास और पैथॉस भावना पर विचार किए बिना ही लोगों को अपने तर्क के औचित्य का विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक परिचित बहुत कुंठित था। इसका कारण यह था कि उसका बॉस एक ऐसी स्थिति में जकड़ा हुआ था जो उसके हिसाब से लीडरशिप की गलत शैली थी। उसने मुझसे पूछा, वे इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते? मैंने उनसे इस बारे में बात की है। वे इसके बारे में जानते भी हैं, परंतु वे कुछ करते नहीं हैं। मैंने सवाल किया, तो फिर आप एक प्रभावकारी प्रस्तुति तैयार क्यों नहीं करते? मैंने की थी, उसने जवाब दिया। आप प्रभावकारी को किस तरह परिभाषित करते हैं? जब सेल्समैन नहीं बेच पाता, तो वे किसे प्रशिक्षण लेने के लिए भेजते हैं? ग्राहक को। प्रभावकारी का अर्थ है जो सफलतापूर्वक काम करे। इसका अर्थ PPC है। क्या आपने वह परिवर्तन उत्पन्न कर दिया जो आप चाहते थे? क्या आपने इस प्रक्रिया में संबंध बनाए? आपकी प्रस्तुति के परिणाम क्या थे? मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। वे तो सुनने को ही तैयार नहीं थे। तो फिर एक प्रभावकारी प्रस्तुति तैयार करें। आपको उनके विचारों के प्रति परानुभूति रखना होगी। आपको उनके मानसिक दृष्टिकोण के भीतर जाना होगा। आपको अपना सुझाव सरलता से और चित्रात्मक रूप से देना होगा। और आपको उनके पक्ष के विकल्पों का वर्णन उनसे भी बेहतर तरीके से करना होगा। इसमें आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत पड़ेगी। क्या आप इतना सब करने के इच्छुक हैं? उसने पूछा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? दूसरे शब्दों में, आप चाहते हैं कि वे अपनी लीडरशिप की पूरी शैली बदल लें, परंतु आप अपनी प्रस्तुति के तरीके को नहीं बदलना चाहते। उसने जवाब दिया, मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने कहा, तब तो फिर इसके बारे में मुस्कुराएं और इसके साथ जीना सीख लें। वह बोला, मैं इसके साथ नहीं जी सकता। इससे मुझे अपनी अखंडता से समझौता करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर प्रभावकारी प्रस्तुति पर मेहनत करने में जुट जाएं। यह आपके प्रभाव के वृत्त में है। अंततः उसने यह काम नहीं किया। उसे यह निवेश बहुत ज्यादा लगा। मेरे एक और परिचित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और वे यह कीमत चुकाने के इच्छुक थे। वे एक दिन मेरे पास आए और बोले, स्टीफन, मैं अपने रिसर्च के लिए फंड जुटाने के पहले दौर में भी नहीं पहुंच पाया हूं, क्योंकि मेरा रिसर्च दरअसल डिपार्टमेंट की रुचियों की मुख्य धारा में नहीं है। उनकी स्थिति पर कुछ देर तक चर्चा करने के बाद मैंने सुझाव दिया कि वे इथॉस विश्वास, पैथॉस भावना और लोगोस तर्क का प्रयोग करते हुए एक प्रभावकारी प्रस्तुति तैयार करें। मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हैं और आप जो रिसर्च करना चाहते हैं उससे बहुत लाभ होंगे। वे जिस विकल्प के पक्ष में हैं, उसका वर्णन उनसे भी बेहतर तरीके से करें। दिखाएं कि आप उन्हें गहराई से समझते हैं। फिर अपने आग्रह के पीछे के तर्क को सावधानी से स्पष्ट करें। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। क्या आप मेरे साथ इसका अभ्यास करना चाहते हैं? मैंने पूछा। वे इच्छुक थे, इसलिए हमने उनकी प्रस्तुति की रिहर्सल की। जब वे अपनी प्रस्तुति देने गए तो उन्होंने यह कहते हुए शुरुआत की, पहले तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि मैं आपके उद्देश्यों और मेरे सुझाव के बारे में आपकी चिंताओं को समझता हूं या नहीं। उन्होंने यह काम धीरे धीरे करने में समय लगाया।
उनके दृष्टिकोण के प्रति अपनी गहरी समझ और सम्मान को प्रदर्शित करते हुए जब वे अपनी प्रस्तुति के बीच में थे, तो एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने दूसरे प्रोफेसर की तरफ देखा, अपनी गर्दन हिलाई और मेरे मित्र से कहा, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया है। जब आप अपने विचारों को स्पष्टता से, पूरा ब्यौरा देते हुए, चित्रात्मक रूप से और सबसे महत्वपूर्ण बात सही संदर्भ में, उनके पैराडाइम्स और चिंताओं की गहरी समझ के संदर्भ में रखकर प्रस्तुत करते हैं, तो आपके विचारों की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाती है। आप अपनी ही चीज में कैद नहीं रहते हैं। आप खुद के बनाए मंच से अतिशयोक्तिपूर्ण दावे नहीं करते हैं। आप वास्तव में समझते हैं। हो सकता है आपकी प्रस्तुति उससे अलग हो जो आपने मूल रूप से सोच रखी है। इसका कारण यह है कि समझने की कोशिश करते समय आप सीखते भी हैं। पांचवी आदत आपको अपनी प्रस्तुतियों में अधिक सटीकता और अखंडता प्रदान करती है। और लोग यह बात जान जाते हैं। वे जान जाते हैं कि आप वे विचार प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें आपका सच्चा विश्वास है और आपने सभी ज्ञात तथ्यों व अनुभूतियों पर भी विचार कर लिया है, इसलिए आपके विचारों से सबको लाभ होगा। एक एक करके, वन ऑन वन। पांचवी आदत शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके प्रभाव के वृत्त के ठीक बीच में है। परस्पर निर्भर स्थितियों में आपकी चिंता के वृत्त में बहुत सी बातें होती हैं, समस्याएं, असहमतियां, परिस्थितियां, दूसरे लोगों का व्यवहार। अगर आप अपनी ऊर्जा वहां केंद्रित करते हैं तो आप उस ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और बदले में आपको बहुत कम सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। परंतु आप हमेशा पहले समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो आपके नियंत्रण के भीतर है। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, जैसे ही आप अपने प्रभाव के वृत्त पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे ही आप दूसरे लोगों को सचमुच गहराई से समझ लेते हैं। आपके पास काम करने के लिए त्रुटिहीन जानकारी होती है, आप मामलों की तह तक जल्दी पहुंचते हैं, आप भावनात्मक बैंक अकाउंट बनाते हैं और आप लोगों को वह मनोवैज्ञानिक हवा देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है ताकि आप मिलकर प्रभावकारी तरीके से काम कर सकें। यह अंदर से बाहर की ओर का इनसाइड आउट दृष्टिकोण है। और जब आप ऐसा करते हैं तो यह देखें कि आपके प्रभाव के वृत्त में क्या होता है। चूंकि आप सचमुच सुनते हैं, इसलिए आप प्रभावित होने योग्य हो जाते हैं। और प्रभावित होने योग्य बनना दूसरों को प्रभावित करने की कुंजी है। आपका वृत्त फैलने लगता है। आप अपनी चिंता के वृत्त में स्थित बहुत सी चीजों को प्रभावित करने की अपनी योग्यता बढ़ा लेते हैं। और यह भी देखें कि आपके साथ क्या होता है। जितनी ज्यादा गहराई से आप दूसरे लोगों को समझेंगे, आप उन्हें उतना ही अधिक महत्व देंगे, आप उनके प्रति उतना ही अधिक सम्मान अनुभव करेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा को छू लेना पवित्र भूमि पर चलने की तरह है। पांचवी आदत ऐसी है जिस पर आप इसी समय अमल कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से भी बात करें तो अपनी आत्मकथा को उठाकर एक तरफ रख दें और सचमुच समझने की कोशिश करें। जब लोग अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात न करना चाहें, तब भी आप परानुभूतिपूर्ण हो सकते हैं। आप उनके दिल की बातों को समझ सकते हैं, आप उनकी चोटों को भांप सकते हैं और आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आप आज थोड़े उदास लग रहे हैं। हो सकता है वे कुछ न कहें, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने समझ और सम्मान प्रदर्शित कर दिया है। दबाव न डालें, धैर्य रखें, सम्मान करें। यह जरूरी नहीं है कि लोगों के शाब्दिक रूप से खुलने के बाद ही आप परानुभूति जताएं। आप उनके व्यवहार के प्रति हर समय परानुभूति दिखा सकते हैं। आप समझदार, संवेदनशील और जागरूक हो सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर अपनी आत्मकथा के बाहर रह सकते हैं। अगर आप अत्यंत प्रोएक्टिव हैं, तो आप रोकथाम करने के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। पहले समझने की कोशिश करने के लिए आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपके बच्चे को स्कूल में कोई समस्या न आए या बिजनेस में आपको किसी से सौदेबाजी न करना हो। एक एक करके अपने बच्चों के साथ अभी समय बिताएं। उनकी बातें सुनें, उन्हें समझें। उनकी नजरों से अपने घर और स्कूल के जीवन को देखें। उनकी नजरों से उन चुनौतियों और समस्याओं की तरफ देखें जिनका वे सामना कर रहे हैं। भावनात्मक बैंक अकाउंट को समृद्ध बनाएं।
उन्हें मनोवैज्ञानिक हवा प्रदान करें। अपने जीवन साथी के साथ नियमित रूप से बाहर जाएं। साथ में डिनर करें या कोई ऐसा काम करें जिसे आप दोनों पसंद करते हो। एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनें। समझने की कोशिश करें। जीवन को एक दूसरे की नजरों से देखें। सैंड्रा के साथ मेरा दैनिक समय एक ऐसी चीज है जिसकी मैं किसी भी चीज से अदला बदली करने को तैयार नहीं होऊंगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश करने के अलावा हम अक्सर समय निकालकर परानुभूतिपूर्ण सुनने की योग्यताओं का वास्तविक अभ्यास करते हैं ताकि हमें अपने बच्चों के साथ संप्रेषण में मदद मिल सके। हम अक्सर किसी स्थिति के बारे में अपनी अलग अलग अनुभूतियां एक दूसरे को बताते हैं। हम मुश्किल पारस्परिक परिवार संबंधी समस्याओं के प्रति अधिक प्रभावकारी विधियों का प्रयोग करने वाली भूमिकाएं भी निभाते हैं। मैं यह अभिनय कर सकता हूं, मानो मैं पुत्र या पुत्री हूं जो किसी विशेष सुविधा का आग्रह कर रहा है, हालांकि उसने अपनी मूलभूत पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। और सैंड्रा अपना खुद का मां का अभिनय करती है। हम हर तरह से संप्रेषण करते हैं और स्थिति का सच्चा चित्र खींचने का प्रयास करते हैं ताकि हम खुद को सुसंगत कंसिस्टेंट बना सकें, अपने बच्चों को सही सिद्धांत सिखा सकें और उनके मॉडल बन सकें। हमारे कुछ सबसे मददगार भूमिका अभिनय रोल प्ले अतीत के किसी मुश्किल या तनावपूर्ण दृश्य को फिर से खेलने के दौरान आते हैं जिनमें हम में से किसी ने आपा खो दिया था। अपने प्रियजनों को गहराई से समझने में आप समय का जो निवेश करते हैं उससे खुले संप्रेषण का जबरदस्त लाभांश मिलता है। परिवारों और विवाहों में जो बहुत सी विकराल समस्याएं आती हैं, उन्हें पनपने और बढ़ने का समय ही नहीं मिलता। पारस्परिक संप्रेषण इतना खुला हो जाता है कि संभावित समस्याएं शुरुआत में ही कुचल दी जाती हैं। और भावनात्मक बैंक अकाउंट में विश्वास के इतने प्रचुर भंडार होते हैं कि वास्तव में पैदा होने वाली समस्याओं का सामना किया जा सकता है। बिजनेस में आप अपने कर्मचारियों से एक एक करके चर्चा कर सकते हैं। उनकी बात सुनें, उन्हें समझें। अपने बिजनेस में हर स्तर पर ग्राहकों से, सप्लायर्स से और कर्मचारियों से ईमानदार और सटीक फीडबैक पाने के लिए मानवीय संसाधन की जवाबदेही या जिम्मेदारी का तंत्र विकसित करें। मानवीय तत्व को वित्तीय या तकनीकी तत्व जितना ही महत्वपूर्ण बनाएं। जब आप बिजनेस में हर स्तर पर मानवीय संसाधनों का दोहन करते हैं तो आप समय, ऊर्जा और धन की बहुत बचत करते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं और आप अपने सहयोगियों तथा अधीनस्थों को मनोवैज्ञानिक हवा भी प्रदान करते हैं। आप वफादारी पैदा करते हैं जो 8 से 5 बजे तक की शारीरिक मांग से कहीं आगे तक जाती है। पहले समझने की कोशिश करें, इससे पहले कि समस्याएं उभर कर खड़ी हों। इससे पहले कि आप मूल्यांकन करने और समाधान सुझाने की कोशिश करें, इससे पहले कि आप अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यह प्रभावकारी परस्पर निर्भरता की एक सशक्त आदत है। जब हम एक दूसरे को सचमुच गहराई से समझ लेते हैं तो हम रचनात्मक समाधानों और तीसरे विकल्पों का द्वार खोल देते हैं। हमारी मतभिन्नताएं अब संप्रेषण और प्रगति में बाधा नहीं रहती, इसके बजाय वे सिनर्जी की सीढ़ियां बन जाती हैं। अमल में लाने के सुझाव। 1. कोई ऐसा संबंध चुनें जिसमें आपको लगता हो कि भावनात्मक बैंक अकाउंट लाल झंडी दिखा रहा है। समझने की कोशिश करें और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को लिख लें। अपनी अगली चर्चा में समझने के लिए सुनें। जो आप सुन रहे हैं उसकी तुलना अपने द्वारा लिखी गई बातों से करें। आपके अनुमान कितने ठीक थे? क्या आप उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को सचमुच समझ पाए थे? 2. किसी करीबी व्यक्ति को परानुभूति की अवधारणा बताएं। उसे बताएं कि आप दूसरों की बात सचमुच सुनने की विधि पर मेहनत करना चाहते हैं और 1 सप्ताह बाद उससे फीडबैक मांगें। आपने कैसा प्रदर्शन किया? आपने उस व्यक्ति को कैसा अनुभव कराया? 3. अगली बार जब आपको लोगों के संप्रेषण को देखने का अवसर मिले तो कुछ मिनट तक अपने कान बंद कर लें और सिर्फ देखें। कौन से भाव व्यक्त किए जा रहे हैं जो आपको सिर्फ शब्दों से समझ में नहीं आ सकते। 4. अगली बार जब आप खुद को अनुचित रूप से किसी आत्मकथात्मक प्रतिक्रिया, हकीकत, मूल्यांकन, परामर्श या व्याख्या का प्रयोग करते हुए पकड़े तो अपनी गलती मानकर और माफी मांगकर स्थिति को डिपॉजिट में बदलने की कोशिश करें।
मुझे अफसोस है, मैंने अभी अनुभव किया है कि मैं सचमुच समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? 5 अपनी अगली प्रस्तुति को परानुभूति पर आधारित करने की कोशिश करें। सामने वाले के भिन्न दृष्टिकोण का वर्णन उससे बेहतर तरीके से करें, फिर उसके दृष्टिकोण के हिसाब से अपनी बात समझाने की कोशिश करें।